नमस्कार साथियों, फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मौलिक अधिकार के टॉपिक को लेकर। और मौलिक अधिकार हमारा चल रहा था और मौलिक अधिकार के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था। और समानता के अधिकार में जो अनुच्छेद थे 14 से लेकर 18 तक, उन सब की हमने बहुत ही बारीकी से चर्चा की है। फिर उसके बाद हमने दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त है, संविधान द्वारा हमें प्रदान किया गया है, वो शुरू किया है। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। 19 से लेकर 22 तक में जिसका उल्लेख किया गया है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा कर ली थी कि अनुच्छेद 19 के संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब देखो, मौलिक अधिकार जो हम पढ़ रहे थे, आप सभी को पता ही है कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मौलिक अधिकार के तहत हम लोगों ने सबसे पहले समानता के अधिकार पर चर्चा कर ली थी। फिर हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम लोग पढ़ रहे थे। और इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम लोगों ने अनुच्छेद 19 को पढ़ा था, जबकि हमें अब अनुच्छेद 19 से आगे पढ़ना है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद 19 पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। कौन सा? अनुच्छेद 20 के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, अनुच्छेद 20 के बारे में आप थोड़ा सा समझ लो। अब ये अनुच्छेद 20 हमें कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 20 के संदर्भ में देखो, यदि हमसे कोई अपराध हो जाए, क्या हो जाए? अपराध हो जाए, तो जो हमसे अपराध हो गया उसके बाद ये जो हमें कौन कौन से अधिकार देता है उसका उल्लेख किया गया है। तो दोष सिद्धि के संबंध में ठीक है, क्या हो जाए? हमसे अपराध हो जाए, तो अपराध हो गया तो अपराध के लिए दोष सिद्धि, यानी कि हमारा दोष सिद्ध भी हो जाए के संबंध में संरक्षण। के संबंध में संरक्षण। अब देखो, ये जो अनुच्छेद 20 है, ये हमें देता है कि हमसे कोई अपराध हो जाए, क्या हो जाए? अपराध हो जाए। और हमसे अपराध हो जाए, अपराध के बाद हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उसके बारे में चर्चा देखो। अब इसके अंदर अनुच्छेद 20 की जो पहली धारा है, अनुच्छेद 20 की धारा 1, अनुच्छेद 20 की धारा ये कहती है कि मान लो किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए। अब देखो, यहाँ पर शब्द कौन सा काम लिया है? व्यक्ति शब्द। कौन सा? व्यक्ति। अब व्यक्ति लिया, इसका मतलब ये भारतीय नागरिकों तो प्राप्त है ही है, इसके अलावा अन्य विदेशी नागरिकों को भी क्या है? प्राप्त है। कौन सा? अनुच्छेद 20। और हम लोगों ने चर्चा की थी सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये जो 5 अधिकार हैं, ये किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जो नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त, उनके अलावा किसी को प्राप्त नहीं होते। अब देखिए, इसके अंदर पहली बात ये दे रखी है कि मान लो किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए और जिस समय अपराध हुआ है और उस समय जो कानून लागू है, समझ रहे हो ना, जिस समय अपराध हुआ उस समय जो कानून लागू है उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी, ना कि पहले और बाद वाले कानून के तहत। एक बार इसको लिखो, फिर आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सीधे से सरल तरीके में,
किसी भी व्यक्ति, अब देखो किसी भी व्यक्ति से क्या हो गया है, अपराध हो जाए, अपराध हो जाए तो उस व्यक्ति को उसी कानून के तहत, उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। जिस समय अपराध किया हो, ठीक है, जिस समय अपराध किया हो। अब देखो किसी भी व्यक्ति से अपराध हो जाए तो उस व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जिस समय अपराध किया हो। अब देखो एक बात तो ये है, अब दूसरी बात अपराध किया हो, दूसरा उस व्यक्ति को, दूसरी बात इसमें क्या लिखी गई है, उस व्यक्ति को पहले, अपराध से पहले तथा बाद वाले कानून के तहत, बाद वाले कानून के तहत सजा नहीं दी जाएगी। अब इसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमसे अपराध हो जाए तो उसके संबंध में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में है। अब देखो 20 की जो धारा 1 है वो ये कहती है किसी भी व्यक्ति से अपराध हो जाए तो उस व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जिस समय अपराध किया हो, जिस समय अपराध किया हो। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति से अपराध हुआ हो 14 फरवरी को, 14 फरवरी 2020। अब मान लो किसी व्यक्ति ने 14 फरवरी 2020 को क्या किया है, अपराध किया। क्या किया गया है, उसने अपराध किया। अब उसने अपराध कर लिया, 14 फरवरी 2020 को अपराध किया है और उस समय इसने जो अपराध किया है उसकी सजा मान लो 3 वर्ष। कितने वर्ष सजा थी, 3 वर्ष की सजा थी। 14 फरवरी 2020 को किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उस समय अपराध की जो सजा थी वो कितने वर्ष थी, 3 वर्ष थी। अपराध की सजा कितने वर्ष थी, 3 वर्ष की थी, ठीक है। और देखो अपराध कर लिया, अपराध की सजा कितने वर्ष है, 3 वर्ष। अब इसके बाद क्या होता है, 14 फरवरी 2020। अब मान लो इसके बाद एक कानून बना, जो कानून मान लो 14 अप्रैल को बना था। कानून कब बना, 14 अप्रैल 2020 को नया कानून बना, ठीक है, ये नया कानून। अब इस कानून में जो इसने अपराध किया है, अब इस अपराध की सजा यहां पर 10 वर्ष कर दी। कितने वर्ष कर दी, 10 वर्ष की सजा कर दी। तो जो ये व्यक्ति है जिसने 14 फरवरी 2020 को अपराध किया और उस अपराध की सजा 3 वर्ष थी, तो इस व्यक्ति को यही सजा मिलेगी, ना कि ये सजा मिले, क्योंकि साफ लिखा गया है अनुच्छेद 20 की धारा 1 में किसी भी व्यक्ति से अपराध हो जाए तो उस व्यक्ति को
उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जिस समय अपराध किया। उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जिस समय अपराध किया हो। अब देखो इसने 14 फरवरी 2020 को अपराध किया, इस समय अपराध करने की जो सजा थी कितने वर्ष थी? 3 वर्ष की थी। तो इस व्यक्ति को कौन सी सजा मिलेगी? 3 वर्ष की। अब देखो इसके बाद नया कानून बन गया, उसमें सजा का प्रावधान कितने वर्ष कर दिया? 10 वर्ष कर दिया। तो ये इसको सजा नहीं मिलेगी, ये इसको सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अनुच्छेद 20 में साफ लिखा गया किसी भी व्यक्ति से अपराध हो जाए तो उस व्यक्ति को, देखो ध्यान से समझना, उस व्यक्ति को उसी कानून के तहत, उस व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जिस समय अपराध किया हो। अब देखो उसको सजा किस समय मिलेगी? जिस समय उसने अपराध किया हो, उसी कानून के तहत, यानी कि उसने अपराध कौन सी 14 फरवरी 2020 को किया है और उस समय सजा का प्रावधान कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। तो इसको जो सजा मिलेगी कौन सी मिलेगी? ये 3 वर्ष की मिलेगी। और इसके बाद देखो नया कानून बना दिया कि ये जो अपराध करेगा उसको कितने वर्ष की सजा मिलेगी? 10 वर्ष की। तो ये इसको सजा नहीं मिलेगी। अब ये है कौन सी? अनुच्छेद 20 की धारा 1 कहते हैं कि उस व्यक्ति को अपराध से पहले तथा बाद वाले कानून के तहत सजा नहीं दी जाए। अब मान लो उसके बाद ये कानून बन गया, इसके तहत सजा नहीं दी जाएगी। और मान लो इससे पहले यानी कि 12 दिसंबर 2019 को कानून था कि 1 वर्ष की सजा मिलेगी। कितने वर्ष की सजा मिलेगी? 1 वर्ष। तो ना तो इसको 1 वर्ष की सजा दी जाएगी और ना इसको 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। अब जिसने अपराध 14 फरवरी 2020 की तारीख को किया है और उस समय जो कानून लागू था कि इस अपराध के लिए व्यक्ति को कितने 3 वर्ष की सजा दी जाएगी, तो उसको कितने वर्ष की सजा मिलेगी? 3 वर्ष की सजा मिलेगी। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 1 में लिखा गया। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखो अगली जो इसमें बात आती है उसको थोड़ा सा समझना कि अनुच्छेद 20 की धारा 2 में क्या प्रावधान किया गया है। अब देखो अनुच्छेद 20 की धारा 1 तो हम लोगों ने पढ़ ली है। अब अनुच्छेद 20 की धारा 2 में किसका उल्लेख? अनुच्छेद 20 की धारा 2 में किसका उल्लेख है? थोड़ा सा ऊपर लिख लें ताकि समझने में आसानी रहे। अनुच्छेद 20 इसमें दोष सिद्धि के समय के संबंध में संरक्षण इसका उल्लेख है। ठीक है, अब इसके अंदर धारा हमने 1 पढ़ ली थी। अब देखिए अनुच्छेद 20 की धारा 2 में क्या उल्लेख? अब अनुच्छेद 20 की धारा 2 में ये उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। सजा मिलेगी। अब देखो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान, यानी कि सीधा सा लिख ले, एक अपराध एक सजा। अनुच्छेद 20 की धारा 2 में लिखा गया कि एक अपराध और कितनी सजा? एक अपराध के लिए एक सजा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक अपराध किया और आपने मान लो कहीं महाराष्ट्र में आपने जाके वहां पर कोई अपराध किया और उस समय मान लो आपको वहां पर जो कोर्ट है उसने आपको सजा दे दी, इसका मतलब वहां पर आपने उस अपराध के लिए सजा काट ली। फिर आप राजस्थान आए, फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा वो बाहर से आप
ऐसा अपराध करके आपको फिर से सजा मिले, ऐसा नहीं। आपने एक बार अपराध किया, अगर उसके लिए आपको सजा कितनी मिलेगी? एक बार मिलेगी। अब देखो इस बात को थोड़ा सा समझो कि एक अपराध के लिए एक सजा किस तरीके से। अब देखो मान लो कोई महिला है, ठीक है, अब महिला है, इस महिला की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। अब इस महिला की हत्या कर दी तो आप कहोगे ये तो क्या हो गए? एक अपराध हो गया। क्या हो गया? एक अपराध हो गया। अब देखो सीधी तो हत्या करेगा नहीं, ठीक है। अब यदि सीधी महिला की, देखो जब महिला की हत्या करेगा तो क्या हो गया? एक अपराध हो गया। लेकिन इस महिला की हत्या करने से पहले यानी कि ये जो बीच का समय था, उस समय महिला के साथ क्या क्या हो, उनकी धारा को भी साथ में जोड़ेंगे। तो उस समय आप नहीं कहोगे सर हमने एक अपराध किया था और उसकी अलग अलग सजा मिल रही, ऐसा नहीं। अब जैसे मान लो सबसे पहले इस महिला को अगवा किया यानी कि महिला का अपहरण किया होगा, तो अपहरण की धारा अलग लगेगी आपके। अंतिम हत्या कर दी, इसको आप मत देखो, इससे पहले क्या क्या किया गया महिला के साथ, उसकी धारा को भी साथ में जोड़ा जाएगा और फिर सबको मिलाकर आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं हमने तो अंतिम में हत्या कर दी थी एक सजा हो गई। हत्या तो की है आपने, वो एक अपराध के लिए एक सजा है, लेकिन इससे पहले आपने कौन कौन से अपराध किए उसके साथ, उसको भी ध्यान में रखकर आपको सजा मिलेगी। जैसे सबसे पहले आपने उसका अपहरण किया है, तो अपहरण क्या है? एक अपराध है। क्या है? अपराध। तो इसकी धारा अलग लगेगी। फिर मान लो इस महिला ने कुछ एक गहने पहने होंगे, क्या गहने, वो भी आपने लिए, तो उसकी छीना झपटी की जो धारा है वो अलग लगेगी। फिर आपने महिला के साथ कोई ऐसा गलत काम किया होगा तो उसकी धारा क्या लगेगी? अलग लगेगी। फिर आपने अंतिम में जाकर महिला की क्या कर दी? हत्या कर दी, तो उसकी धारा भी आपके लिए क्या लगेगी? अलग लगेगी। समझ रहे हो ना? तो अब आप सीधा ये मत देखो हमने हत्या की तो सिर्फ मान लो 15 वर्ष है या 20 वर्ष जो भी है, तो ऐसा नहीं। उससे पहले भी आपने महिला के साथ क्या 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 है, वो भी एक अपराधी है, तो उस सभी अपराध की धाराओं को मिलाकर आपको सजा दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यही है कि एक अपराध, मान लो आपने किसी का अपहरण किया है तो ये क्या हो गया? एक अपराध हो गया, इसके लिए आपको सजा एक मिलेगी। अब मान लो आपने चोरी की है, क्या की है? चोरी की, तो ये क्या हो गया? दो अपराध हो गए, इसके लिए आपको कितनी सजा मिलेगी? 2 सजा मिलेगी, ठीक है। फिर आपने हत्या कर दी, ये कितनी हो गई? 3 सजा हो गई, तो 3 अपराध और उसके लिए 3 सजा मिलेगी। समझ गए? अब मान लो आपने किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी, क्या कर ली? किसी एक व्यक्ति की हत्या कर ली, तो एक व्यक्ति की हत्या की तो आपको एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि एक व्यक्ति की हत्या की तो हमें एक बार ही सजा मिलेगी इसलिए आप 50-60 का मर्डर करते चले जाओ, तो वो नहीं। आप कहोगे एक का मर्डर करे तो भी वही सजा है, 50-60 की करे तो भी वही, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति की हत्या की तो आपको एक सजा, दूसरे की हत्या की तो आपको दूसरी सजा का प्रावधान। इस बात को थोड़ा सा याद रखो। अनुच्छेद 20 की धारा यही कहता है कि एक अपराध के लिए कितनी सजा मिलेगी? एक सजा मिलेगी। और किस तरीके से था, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। यानी कि एक बार चोरी करोगे तो एक अपराध हो गया, दूसरी बार चोरी करोगे तो 2 अपराध हो गए। आप कहोगे ऐसा कि हम तो चोरी कर रहे हैं, चाहे 1 करो चाहे 50 करो, आएगी तो वो चोरी शब्द में, ऐसा नहीं होगा। आप 1 चोरी करोगे 1 सजा, 2 करोगे तो 2 सजा। समझ गए? तो आपको एक अपराध, मान लो आपने अपहरण किया तो इस अपहरण के लिए आपको 2 सजा नहीं मिलेगी। अपहरण के लिए आपको 2 सजा नहीं मिलेगी। आपने अपहरण किया है, एक अपराध किया है, तो आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, ठीक है। इस बात का उल्लेख संविधान की कौन से अनुच्छेद 20 की धारा 2 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ लिया होगा आप सबने। अब देखो अनुच्छेद 20 की धारा 3, अनुच्छेद 20 की धारा 3। अब देखो अनुच्छेद जो 20 है इसकी धारा 3 है,
इसमें किसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 20 की धारा 3 में यह उल्लेख किया गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस बात का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 20 की धारा 3 में। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है? अब इस बात को समझना आप आराम से। अब मान लो कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने किसी का या किसी की हत्या कर दी। क्या कर दी? किसी की हत्या कर दी। और एक खुद आए और पुलिस स्टेशन में गए कि साहब मैंने इस फला फला व्यक्ति की क्या कर दी? हत्या कर दी है। ठीक है, तो आप मुझे क्या कर लो? गिरफ्तार कर लो। तो उस समय पुलिस या जो न्यायालय है वो उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि स्पष्ट कहा गया किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब मान लो न्यायालय में कोई व्यक्ति कहता है कि उस व्यक्ति की हत्या मैंने की है, इसलिए आप मुझे सजा सुना दो, तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा। क्यों कोर्ट उसको क्यों नहीं मानेगा? कोर्ट ये सोचेगा कि जो बात यानी कि जो गवाही दे रहा है वो किसी दबाव में दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? दबाव में। अब देखो मान लो ये व्यक्ति हत्या करके आता है, फिर भी पुलिस इस बात का यकीन नहीं करती है, तो पुलिस क्या करती है? अब ये व्यक्ति बोल देगा कि मैंने जिस बंदूक से उसकी हत्या कर दी, मैंने बंदूक वहां पर रखी, आप जाके देख लो, जिस चाकू से हत्या की वो चाकू वहां पर पड़ा है। तो पुलिस क्या करेगी? उन सबूत को तो जुटाएगी, उसके साथ पुलिस कुछ अलग सबूत का पता लगाएगी कि हाँ अगर इस व्यक्ति ने हत्या की है या नहीं की है। अगर इसने हत्या की है तो और सबूत जुटाएगी। ऐसा नहीं कि किसी दबाव में किसी और का जुर्म अपने सर ले रहा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये व्यक्ति खुद चल के आ जाए, उसके बावजूद भी पुलिस क्या करेगी? और से ज्यादा जो सबूत हैं उसको ढूंढने की कोशिश करेगी, और फिर सबूतों के आधार पर इस व्यक्ति को क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? इस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब इसने आके बोल दिया और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने इसको सजा सुना दी, ऐसा नहीं। क्योंकि अनुच्छेद 20 की धारा 3 में लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसलिए पुलिस क्या करेगी? अलग से सबूत जुटाएगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 था जो हमारा कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 20 जो हमें दोष हो जाए हमसे, उसके बाद हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उसके बारे में, जो हमें अधिकार देता है कौन सा? अनुच्छेद 20। अब देखो अनुच्छेद 20 है, इसके अंदर सबसे पहली चीज कि अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति से जिस समय अपराध हुआ उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बाद वाले कानून हो या पहले जो बना कानून उसके तहत सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं। जिस समय अपराध हुआ उसी समय उसको क्या दी जाएगी? सजा का प्रावधान। फिर देखिए अगला दूसरा है कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को कितनी? एक सजा का प्रावधान है। ठीक है, फिर अगला इसमें तीसरी जो धारा दे रखी अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। ये बात अनुच्छेद 20 की थी। किसकी थी? अनुच्छेद 20 की। अब जो हम अगले हमारा जो अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 21 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जो अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 इसमें सबसे पहले प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो अनुच्छेद जो 21 है वो अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है? सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। सभी को क्या है? सभी को जीने का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखो एक बात ये बोल रहा है कि सभी को क्या है? जीने का अधिकार है। क्या है? जीने का अधिकार है। और दूसरी बात इसमें ये कह रखा है अनुच्छेद 21 के अंदर, पहली बात को सबको जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरी बात ये है कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा इनसे ये अधिकार क्या कर सकता है? छीन सकता है। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा राज्य क्या कर सकता? आपसे ये अधिकार छीन सकता, अन्यथा ये आपसे अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता, आपको जीने का अधिकार। अब देखो जीने के अधिकार में दो शब्दावली दे रखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वही अनुच्छेद 21 है। इसमें अभी मैंने आपसे कहा था कि एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरी जो शब्दावली है वो है विधि की उचित प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया। अब देखो यही अनुच्छेद 21 है। अब आपसे या तो ऐसा पूछ सकता है मिलान वाला क्वेश्चन कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि विधि द्वारा जो विधि की उचित प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21 में। अब देखो हमें समझना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है और विधि की जो उचित प्रक्रिया है ये क्या होती है, ठीक है। और ये जो शब्दावली है हमारे संविधान में कहां से ली गई है? तो सबसे पहले देखिए ये जो शब्दावली है ये हमारे देश में जापान से ली गई है। कहां से ली गई है? ये शब्दावली हमारे देश में जापान से ली गई। कहां से ली गई? जापान से। अब देखो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा राज्य आपसे जीने का अधिकार छीन सकता है, तो हमें समझना होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो अब देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ ये होता है कि विधि का अर्थ क्या है? कानून। विधि का अर्थ क्या है? कानून। अब देखो इसका अर्थ समझना कि कानून बनाते समय सही प्रक्रिया की पालना की जाए। अब देखो कानून बनाते समय सही प्रक्रिया की पालना की जाए। अब सही प्रक्रिया की पालना किस तरीके से की जाए तो आप इसको भी समझना। अब देखो इसको किस तरीके से, जैसे मान लो कोई कानून बना है, हमारे देश में कोई कानून बन रहा है, तो सबसे पहले मान लो ये जो कानून है ये जो भारतीय संसद है, कौन सी? भारतीय संसद। अब इस संसद के दोनों सदन, जैसे एक है लोकसभा और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। ध्यान से समझना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है कि कानून बनाते समय सही प्रक्रिया की क्या की जाए? पालना की जाए। अब सही प्रक्रिया की पालना किस तरीके से? जैसे ये भारत में कोई कानून बन रहा है और ये कानून है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी, पहले एक सदन है, मान लो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, फिर इन दोनों सदनों ने इसको क्या कर दिया है? पारित कर दिया है।
इन दोनों सदनों ने जब पारित कर दिया इसे, तो पारित करने के बाद ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और फिर ये राष्ट्रपति इस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। एक बार वापस समझो, भारत में कोई कानून बन रहा है तो वो संसद के दोनों सदनों में से पारित हो जाए। क्या हो जाए? पारित हो जाए। और पारित होने के बाद ये किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये क्या बन जाता है? भारत के अंदर कानून बन जाता है। तो अब देखो, ये संसद से लगाकर ये जो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया और बाद में ये जो कानून का रूप लिया, यहां तक ये जो क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा राज्य आपसे अनुच्छेद 21 जो जीने का अधिकार देता है उससे आपको वंचित कर सकता है, यानी कि उस अधिकार को आप लोगों से छीन सकता है। समझ गए ना कि सही प्रक्रिया किस तरीके से? ये संसद से लगाकर जो ये यहाँ पर कानून बना है, ये सारी क्या एक प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया की पालना के द्वारा राज्य आपसे जीने के अधिकार को आपसे छीन सकता है। क्या कर सकता? आपसे छीन सकता। तो यही होता है, कानून बनाते समय सही प्रक्रिया की पालना की जाए। और ये सारी प्रक्रिया समझ गए। और ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्दावली हमने कहां से ली है? जापान से ली है। कहां से ली है? जापान से ली है। अब देखो, ये जो विधि की उचित प्रक्रिया है, विधि की उचित प्रक्रिया, ये शब्दावली कहां से ली गई, यानी कि ये शब्दावली कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई विधि की उचित प्रक्रिया। अब देखो, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। ठीक है। अगर देखा जाए वर्तमान में भी, तो इस शब्द जो से शब्दावली है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया है, इसको संविधान 21 का एक भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? अनुच्छेद 21 का एक भाग माना जाता है। बाकी संविधान में इसका स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं है। अब देखो, जब इसका उल्लेख नहीं है और यह जो शब्दावली कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई थी। कहां से ली गई है? अमेरिका से। तो अब देखो, ये शब्दावली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मामले के बाद ये संविधान में जोड़ी गई? ये जो शब्दावली है कौन से मामले के बाद संविधान में जोड़ी गई है? तो आप देखो, आप याद रखना एक मामला, मेनका गांधी। कौन सा? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। और ये जो मामला है ये कब का था? 1978 का मामला था। कब का मामला था? 1978 का। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला 1978। इसी 1978 के मामले के बाद संविधान में कौन सा शब्दावली जोड़ी गई थी? विधि की उचित प्रक्रिया। ये संविधान में जोड़ी गई, इससे पहले संविधान में नहीं जोड़ी गई। अब देखो, ये वाद था क्या? अब देखो, मेनका गांधी विदेश जा रही थी। कहां जा रही थी? विदेश। उस समय सरकार ने इस मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। क्या कर लिया था? पासपोर्ट जब्त कर लिया। आप सबको पता है, बिना पासपोर्ट के हम जा नहीं सकते विदेश। तो सरकार ने क्या किया था? इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। जब सरकार ने इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, तब ये सुप्रीम कोर्ट में गई और उसने कहा था कि मेरे अनुच्छेद 21 का क्या हो रहा है? जीने के अधिकार का हनन हो रहा है। क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो इसी के बाद हनन हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा आप इससे वंचित कर सकते हो, लेकिन ये जो शब्दावली जोड़ी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसके द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है
कि आपने विधि बनाते समय प्रक्रिया की पालना की है या नहीं की। ध्यान से समझना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978, इसके बाद कहा था कि आपने कानून बनाते समय प्रक्रिया की सही रूप से पालना की है या नहीं की। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो आपने कानून बनाया उसका उद्देश्य सही है या नहीं है। ध्यान से समझ, क्या कहा, उसका उद्देश्य वो सही होना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। कि आपने विधि बनाते समय इस प्रक्रिया की पालना की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आपने विधि यानी कि जो कानून बनाया है उस कानून का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, यानी कि उद्देश्य उसका सही होना चाहिए। ठीक है, जब उसका उद्देश्य सही है तो वो कानून अपने आप ही क्या है? सही है। तो इसी मेनका गांधी बनाम भारत संघ बाद था 1978, इसी मामले के बाद संविधान में कौन सी विधि की उचित प्रक्रिया ये शब्दावली जोड़ी गई थी, जो कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई थी। कहां से ली गई थी? अमेरिका से ली गई है। अब यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो और अपने साथ में नोट्स बना लो। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 21 में और कौन कौन सी बातें? अनुच्छेद 21 में इस मामले के बाद में एक अधिकार आपको और दे मिल गया, कौन सा? विदेश जाने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जिसका उल्लेख है कि कौन सा? विदेश जाने का अधिकार, कि आप विदेश जा सकते हैं, आपका क्या है? अधिकार है। तो विदेश जाने का अधिकार जिसका उल्लेख भी संविधान के अनुच्छेद 21 में है। इसके बाद और आपका जो अधिकार है सूचना का अधिकार, इसका उल्लेख भी संविधान के अनुच्छेद 21 में है कि आपको सूचना का भी क्या है? अधिकार है। फिर आपको स्वच्छ पर्यावरण में रहने का भी क्या है? अधिकार है। ये भी आपका क्या है? स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार। ये भी आपका क्या है? एक अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नींद लेने का भी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? नींद लेने का अधिकार है। लेकिन नींद लेने का अधिकार है आपको। आप अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से लिखा गया आपको गहरी नींद लेने का क्या है? अधिकार है। लेकिन जब तक हमारे एग्जाम ना हो जाए तब तक आप इस अधिकार की तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि यदि आपने ये बोल दिया कि हमारा अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या करना है? एग्जाम तक इस अधिकार से थोड़ा सा दूर रहना। ठीक है, बाकी आपके सारे अधिकार सही हैं। फिर इसके बाद आपको बिजली का भी अधिकार है, यानी कि जो बिजली आ रही है उसको भी आपका क्या है? अधिकार है। आपको निजता का अधिकार, कौन सा? निजता का अधिकार। अब निजता, प्राइवेसी का अधिकार। निजता का अर्थ क्या है? प्राइवेसी का आपको क्या है? अधिकार है। जैसे मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, किसके साथ घूम रहा हूं, तो ये क्या है? मेरी पर्सनल लाइफ। तो ये मुझे क्या है? अधिकार दे रहा है अनुच्छेद 21 के तहत कि आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको पर्सनल रखने का क्या है? अधिकार। यानी कि निजता का अधिकार है। मैं कहां जा रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो क्या है? मेरा पर्सनल लाइफ है। तो इसमें क्या है? निजता का अधिकार दे रखा है। कौन से? अनुच्छेद 21 में। अब जैसे कि मान लो हम किसी को कोई मैसेज वगैरह करता है, वो मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर सबको फॉरवर्ड करता है, तो ये भी क्या एक अपराध है, क्योंकि जो मैसेज किया वो हमने किसी पर्सनल को किया। अगर वो सबके साथ इस तरीके से फैला रहा है, इसका मतलब वो क्या? निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। इससे ये भी क्या हो जाएगा? एक अपराध हो जाएगा, क्योंकि हमें संविधान के अनुच्छेद 21 में दे रखा निजता का अधिकार। फिर अगला कि आश्रय का अधिकार।
किसी को आप आश्रय दे रहे हो तो आश्रय का भी आपको क्या है, अधिकार है। और सही इलाज देने की आपको स्वास्थ्य का भी क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार। किसका, आपको अपना स्वास्थ्य बनाए रखने का भी अधिकार है। कौन से में, अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंदर दो शब्दावली थी जो एग्जाम में पूछी जाती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमने जापान से ली थी, और विधि की उचित प्रक्रिया जो हमने अमेरिका के संविधान से ली थी, वो भी आप याद रखना। और कौन सी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो हमने अमेरिका से, कौन से, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो वाद था 1978 उसके बाद में संविधान में जोड़ी गई थी, ठीक है। और उसके बाद आपको विदेश जाने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का आपको अधिकार है, नींद लेने का भी आपको क्या है, अधिकार है, और आपको अपनी प्राइवेसी बनाए रखने का भी क्या है, अधिकार है। फिर आपको अपना स्वास्थ्य बनाए रखने का भी क्या है, अधिकार। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 21 में दे रखी थी, ठीक है। तो आप क्या करना, एक दो बार वापस देख लेना, आपको अनुच्छेद 21 से संबंध में जो भी है सब कुछ याद हो जाएगा। और साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहे, क्योंकि हम जितना लिखेंगे उतना क्या हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्या करना, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। और अगले अनुच्छेद को लेकर हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।